मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है परमाणु संरचना। ये हमारा लगभग अंतिम वीडियो है ना। आज में हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं आज कुछ छोटी छोटी बातें है ना, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी पढ़ाई के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है परमाणु कक्षकों की आकृति। परमाणु कक्षक हम इससे पहले पढ़े थे। परमाणु कक्षक जो है हमारा यहाँ पर कक्षकों को, जिसको सब सेल बोलते हैं, ये हम इसको कितने भागों में बांटे थे भाई? हम लोग 4 भागों में बांटे थे सब सेल को। कौन कौन से तो देखना है हमको। पहला हमारा क्या था, सब सेल की अगर हम बात करें तो जो सब सेल था उसमें एक था हमारा एस सब सेल, एक था हमारा पी सब सेल, एक था हमारा डी सब सेल और एक था हमारा एफ सब सेल। तो इन्हीं परमाणु कक्षकों के हमको थोड़ा आकृति देखना है। जैसे मैं उस दिन बताया था कि हमारा एस कक्षक की जो आकृति है वो गोलाकार होता है। पी कक्षक की आकृति की बात करें तो पी कक्षक की आकृति डंबलकार होता है। डी कक्षक की आकृति की बात करें तो डी कक्षक की जो आकृति है वो द्विडंबलाकार होता है। तो ये आपका क्या होता है, इसका सामान्य परमाणु की आकृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। एस कैसा होता है भाई, गोलाकार होता है। पी कैसा होता है हमारा, डंबलाकार होता है। डी कैसा होता है हमारा, द्विडंबलाकार होता है। इसकी फ़िलहाल कोई ऐसा जो है आकृति नहीं है, तो इसलिए हम लोग 3 आकृति यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि जो एस कक्षक होता है उसमें एल बराबर कितना होता है हमारा, 0 होता है। अगर एल का मान 0 होता है तो उस स्थिति में जो सबसेल होता है उसे हम एस सब सेल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और उसकी आकृति इस प्रकार से क्या होता है, पाया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में और क्या करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। फिलहाल तो कक्षकों में जो आकृति है वो इस प्रकार से होता है। इसको हम लोग कैसे बोलते हैं भाई, ये गोलाकार होता है। ये कैसा होता है हमारा, गोलाकार। ये परमाणु कक्षक क्या होता है, पाया जाता है। तो ये कैसा हो गया हमारा, गोलाकार हो गया। ठीक है। ये कैसा होता है, डंबलाकार, डंबलाकार का हो गया। और ये जो होता है ये द्विडंबलकार, द्विडंबल आकार का होता है, द्विडंबलाकार पाया जाता है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं एस कक्षक का। अगर बात करें तो एस कक्षा जो होता है, इस कक्षक की आकृति अगर हम देखें तो कैसा होता है भाई हमारा, एस कक्षक की आकृति की अगर हम बात करें तो ये आपका कैसा होता है, गोलाकार होता है इस प्रकार से। अर्थात इसका जो अभिविन्यास है वो सभी दिशाओं में, सभी अक्षों में क्या होता है आपका, एक समान होता है। तो ये हमारा गोलाकार होता है। और यहाँ पर क्या होता है, मान लो ये हमारा क्या होता है, पहला एक हम बोल सकते हैं केंद्र बिंदु होता है। और ये इस प्रकार से आगे क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, इस प्रकार से मान लो ये बढ़ते जाता है। तो हमारा क्या दिख रहा है, ये जो भाग दिख रहा है और ये जो भाग दिख रहा है हमारा जो भी इस गोले वाले कक्षक का, तो इसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि नाभिक के चारों तरफ क्या होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाई जाती है वो आपका क्या कहलाता है, कक्षा कहलाता है। ये हमारा क्या होता है, दूसरा कक्षा कहलाता है। आपने बोहर में पढ़ा है कि जो भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है हमारे एक निश्चित कक्षक में पाया जाता है। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, यहाँ पर भी मान लो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। लेकिन इन दोनों का जो क्या होता है आपका बीच का जो स्थान होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट की अगर हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होता है, 0 होता है। तो ये जो भाग होता है वो आपका क्या कहलाता है, नोडल तल के नाम से क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है, या नोडल तल कहते हैं। ठीक है। ये नोडल तल कहलाता है, या नोडल तल के नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एस की आकृति कैसा होता है, गोलाकार होता है। और चूंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निश्चित कक्षक में पाया जाता है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में कुछ जगह क्या होता है, खाली रहता है, या दोनों कक्षकों के बीच में कुछ जगह खाली रहता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कैसा होता है भाई हमारा, 0 होता है। तो वो भाग क्या कहलाता है आपका, नोडल तल कहलाता है, या उसको नोडल तल के नाम से जानते हैं या कहा जाता है। तो ये हो गया आपका इसके आकृति के बारे में, साथ ही क्या हो गया उसका नोडल तल के बारे में। वैसे नोडल तल की जानकारी जैसे यहाँ से आप लिख सकते हैं n माइनस क्या होता है, यहाँ पर जो भी हम लिखना चाहेंगे, जैसे ये होता है n माइनस एल, ये होता है हमारा n माइनस एल, n माइनस एल, और माइनस कितना होता है हमारा, 1 होता है। यहाँ से क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। n का मान करें अगर पहला कक्षक में करते हैं तो पहला
एल का मान अगर देखें तो ये 0 और इसका कितना होता है 0। तो इस स्थिति में देखें तो माइनस का 0 है तो 0 है, तो अंततः हमारा क्या हो जाता है, इसका मान जो है 0 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से एस कक्षक से रिलेटेड जो बातें हैं वो क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। एस कक्षक की आकृति कैसा होता है भाई, गोलाकार होता है। और इसमें चूँकि बहुत सारे कक्षक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन दोनों कक्षाओं के या जो कक्षक होते हैं उनके बीच में कुछ जगह क्या होता है, खाली रहता है। वो आपका क्या कहलाता है, नोडल तल कहलाता है। मतलब नोडल तल वह होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कम होता है, और इसमें फिलहाल नोडल तल का मान क्या होता है, आपका 0 होता है। तो ये तो हमारा किसकी बात हो गया, हमारा हो गया हमारा एस कक्षक। थोड़ा सा हम बात करते हैं पी कक्षक का, ठीक है। तो पी कक्षक क्या होता है भाई, तो पी कक्षक आप जानते हैं, पी कक्षक की जो आकृति है वो आकृति कैसा होता है, हमारा डंबलकार होता है, ठीक है। पी कक्षक की जो अभी क्या देखें हम लोग आकृति देखे हैं, ये आकृति कैसा होता है, हमारा डंबलकार का होता है, डंबल है ना, डंबल आकार का क्या होता है, इसकी आकृति पाया जाता है। तो लिख देते हैं हम लोग, डंबल आकार की क्या होती है, आकृति होती है। ये जो डंबल आकार की आकृति होती है, अर्थात इसमें क्या होती है हमारी, इस प्रकार से आपका 2 लोब क्या होती है, पाई जाती है। वैसे पी कक्षक आप जानते हैं, पी कक्षक जो होती है उसमें अगर हम बात करें, एल का मान क्या आती है, 1 होती है, और इसमें हमारे 3 कक्षक क्या होती हैं, पाई जाती हैं, जिनको क्रमशः हम जो है पी एक्स, पी वाई और पी जेड से दर्शाते हैं भाई। तो ये क्या होता है हमारा, पी एक्स होता है, ये क्या होता है आपका पी वाई होता है, और ये क्या होता है आपका पी जेड होता है। तो जो पी कक्षक होते हैं उसमें हमारे कितने अक्षर होते हैं भाई, 3 अक्षर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। जैसे हम लोग यहाँ पर इसको लिखना चाहेंगे तो अलग अलग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये मान लो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला है एक्स कक्षा होता है, और यहाँ पर क्या होता है हमारा वाई, और एक क्या होता है आपका जेड होता है। तो एक्स हो गया, वाई हो गया, और एक क्या हो गया हमारा जेड हो गया। उसी प्रकार हम दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम लोग बना के देखते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा, ये आपका एक और दूसरा हम लोग बना दें तो ये जो है इस प्रकार से अगर हम बनाते हैं ये वाला, और ये आपका इस प्रकार से छोड़ देते हैं, इस प्रकार से कर देते हैं। ये मान लेते हैं हमारा ये वाला जो कक्ष है हमारा क्या होता है, पी जेड कक्ष होता है, ये हो जाता है एक्स, और ये क्या हो जाता है हमारा वाई। उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एक और क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं भाई। जैसे अब हम क्या करते हैं, ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो ये हमारे एक क्या होता है, ये हमारा कक्षक होता है, कौन सा हमारा पी वाई। तो इस प्रकार से हमारा जो क्या होता है, जो पी होता है वो आपका जो है 3 भागों में 3 अक्षरों के रूप में पाया जाता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड होता है। तो यहाँ पर लोब कहा होता है, यहाँ पर जो भी क्या होता है, ये जो 2 लोब होते हैं, ये जो क्या होते हैं हमारे 2 लोब होते हैं, पी कक्षक में 2 लोब होते हैं भाई, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इन लोबों के जो बीच का जो क्या होता है हमारा स्थिति होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होता है, बिल्कुल 0 होता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, आपका नोडल तल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या है। ये देखो यहाँ पर हो सकता है, लेकिन ये वाला जो बीच की स्थिति होता है वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है बहुत क्या होती है, कम होती है। तो ये वाला भाग जो क्या कहलाता है आपका नोडल तल के नाम से जाना जाता है। और प्रत्येक कक्षक में नोडल तल अगर देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो ए होता है हमारा, ये हो जाता है एन माइनस कितना हो जाता है एल, और -1 हो जाता है। इसके आधार पर निकाला जा सकता है। जैसे पी अक्ष के लिए निकालते हैं मान लो, या 2p के लिए निकालते हैं, 3p के लिए निकालते हैं। मान लो पी अक्ष कैसा है हमारा, 2p के लिए निकाल रहे हैं तो 2px हो गया, 2py हो गया, है ना, और 2p क्या हो गया, z हो गया। इसके लिए निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, n के जगह कितना रख दिया जाता है, 2 रख दिया जाता है। p मतलब क्या होता है, 1 होता है, और माइनस कितना होता है 1। तो 2 में 1 घटा, 1 में 1 घटा तो कितना हो जाता है हमारा 0 प्राप्त होता है। किसके लिए प्राप्त होता है हमारा भाई, 2px के लिए प्राप्त होता है। 2py के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना दिया है, 2p बराबर कितना होता है 1, ठीक है, 2 बराबर क्या होता है हमारा 1। तो इस प्रकार से इसमें भी हम देखें तो 2p के लिए हमारा क्या होता है, इसका जो मान होता है कितना होता है हमारा 0 क्या होता है, प्राप्त होता है। अगर हम इसी को किसके लिए देखें, 3p के लिए देखें, मान लो यहाँ पर 3p y के लिए देखें, 3p के लिए देखें तो यहाँ पर मान को कितना रख देते हैं, जब 3 रख देते हैं, p 1 हो जाता है, फिर 1 हो जाता है। तो 3 में 1 घटा तो 1, और यहाँ पर 2, और 2 में 1 घटा तो 1। तो हमारा क्या होता है, अगर हम इस तीनों को इस प्रकार से देखें
अगर हम इसको क्रमशः अगर इसको 2p के लिए देखें, 3p के लिए देखें, और अगर हम क्या देखें आगे जो है आपका 4p के लिए अगर हम क्या करें देखें, तो उनका जो भी नोडल तल है वो इस प्रकार से क्या किया जाता है, सूत्र के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरीक़ा से जो भी हम मान हैं 2 के जगह n रखते हैं, p के जगह l का मान, और इस प्रकार से इस फार्मूला में रखते जाते हैं तो 2p का मान 0 मिलता है, 3p का मान 1 मिलता है, और 4p का मान कितना होता है आपका 2 मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर 4 रख दें तो 4 - 1 फिर 1 इक्वल टू कितना होता है 2 प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से आपका जो नोडल तल है वो क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो फिलहाल हमको ये देख रहे थे कि इसकी आकृति कैसी होती है। तो आकृति आपकी कैसी होती है, डंबलकार होती है, और इनमें डंबलकार में क्या होती है, 2 लोब क्या होती है इस प्रकार से पाई जाती है। तो उन दोनों लोबों के जो बीच की स्थिति होती है वहाँ पर एक टान पाए जाने की संभावना क्या होती है आपकी, शून्य होती है। तो वो आपकी क्या कहलाती है, नोडल तल के नाम से जानी जाती है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं किसका, डी कक्षक का। ठीक है, तो थर्ड नंबर हम डी कक्षक के पास थोड़ा सा चलते हैं। डी कक्षक जो होता है इसकी चूँकि आकृति क्या होती है, द्विडंबलाकार होती है, द्विडंबल आकार की इसकी क्या होती है, आपकी आकृति क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, कैसा होती है भाई, द्विडंबलकार। और डी कक्षक जो होती है, इस डी कक्षक में अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 5 कक्षक क्या होती है, पाई जाती है, जिसको क्रमशः डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और इसके बाद होता है डी, एक होता है हमारा एक्स स्क्वायर, और एक क्या होता है हमारा वाई स्क्वायर, माइनस क्या होता है हमारा वाई स्क्वायर, और लास्ट होता है डी जेड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारी क्या होती है, इसकी स्थिति होती है। क्या क्या होती है भाई, डी एक्स, ये होती है डी एक्स वाई, वाई जेड है ना, उसके बाद क्या होती है हमारी, ये हो जाती है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट होती है डी जेड स्क्वायर। ये 5 कक्षक क्या होती है हमारे डी कक्षक के अंतर्गत पाई जाती है, और लगभग सबकी आकृति क्या होती है, वैसे ही होती है जैसे होना चाहिए। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से क्या की जा सकती है, इसको बनाई जा सकती है। ये हमारी डी कक्ष, ये मान लो एक्स है, ये वाई है, और ये क्या हमारा जेड है। ये हमारा किसके लिए कर दी जाती है भाई, मान लो ये डी एक्स वाई के लिए कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, है ना। ये हमारा कौन सा अक्ष है, हमारा वाई अक्ष है, तो इसको हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ये ठीक है, ये इस प्रकार से क्या की जाती है, इसको अगर बनाई जाती है तो ये हमारा क्या हो गया, मान लो डी एक्स हो गया। इसी प्रकार हम देखें तो यहाँ पर दूसरा वाला भी लगभग उसी टाइप की क्या होती है, हमारी पाई जाती है, उपस्थित होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, डी वाई हो गया। इसी प्रकार और आगे अगर हम क्या कर दें, चले जाएं, तो उस स्थिति में क्या होती है, मान लो ये यहाँ पर इस प्रकार से क्या होती है, हमारी देखने को क्या होती है, मिलती है भाई, इस प्रकार से देखने को मिलती है। तो ये हमारा हो गया, इस प्रकार से हम लोग कर देते हैं। तो ये जो है आपका बना देते हैं, फिर आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो ये हो जाती है हमारी वाई जेड, ये हो गया डी एक्स वाई, ये हो जाता है डी वाई जेड, और ये हो जाता है आपका जेड एक्स। और उसी प्रकार आगे की भी क्या की जा सकती है, इस प्रकार से बनाई जा सकती है भाई। ठीक है, ये इस प्रकार, ये इस प्रकार, और ये इस प्रकार से बनाई जा सकती है। लेकिन जो लास्ट वाला होती है, इस लास्ट वाला क्या करती है, कंटिन्यूसली इसी प्रकार से रोटेट करती रहती है। तो इस प्रकार से ये वाला जो होती है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस क्या होती है, वाई स्क्वायर, और लास्ट क्या होती है आपकी डी जेड स्क्वायर होती है। तो लगभग सबकी आकृति डंबलकार होती है, और इनका भी जो मान है हमारा n माइनस एल, और ये क्या की जा सकती है, 1 से दर्शाई जा सकती है। मान लो कोई 3D है और इनका हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो n की जगह कितना रख दी जाती है, 3, l की जगह कितना रख दी जाती है, 2 माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पर जो 3D के मान होती है, 2 में कितना घटा हमारा है, 3 में 2 घटा तो 1 बचा, 1 में, तो ये 0 क्या होती है, प्राप्त होती है। अगर हम 4D की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाती है, n के जगह 4, l के जगह कितनी हो जाती है आपकी जो है 2, और माइनस 1, तो 2 में 2 घटा, तो यहाँ पर एक नोडल तल क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीक़ा से नोडल तल जो है वो निकाली जा सकती है।
तो चूँकि यहाँ पर हम डी कक्षक देख रहे हैं, डी कक्षक की आकृति कैसी होती है भाई, डमलाकार होती है। इनकी 5 कक्षक होती है, जिसको डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर से क्या की जाती है, दर्शाई जाती है। और कोई भी जो अक्ष होती है, उन अक्षों की बीच की जो क्या होती है, हमारी जो अंतराल होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है, शून्य होती है, वो उसकी क्या कहलाती है, नोडल तल कहलाती है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। तो ये तो हो गया कक्षकों की क्या हो गया, आकृति। अब हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। ये है हमारा परमाणु कक्षक की ऊर्जाएं। परमाणु कक्षक की ऊर्जा आपको पहले भी मैं आपको क्या किया हूँ, बताया हूँ। जैसे ये हमारा क्या होता है, नाभिक होता है, और ये नाभिक का क्या होता है, हमारा चारों ओर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है, वो कक्षा ये होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होती है। तो इनकी ऊर्जा मैं कल भी बताया था कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या होते जाता है, जैसे जैसे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन से नाभिक की दूरी बढ़ते जाता है, वैसे वैसे हमारा जो है, जैसे N1 कक्षक, N2 कक्षक, N3 कक्षक, है ना, और N4 कक्षक, ऐसे जैसे जैसे क्या करते जाते हैं हम लोग, बढ़ते जाते हैं, आपकी ऊर्जा भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे मैं कल बताया था, इसका मान -13.6 होता है ना। इसके बाद दूसरा में जाएँ तो ये -3.4 होता है, आगे जाएंगे तो 1.5 होता है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम नाभिक से क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, हमारा ऊर्जा बढ़ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि नाभिक से जैसे जैसे हम अंतिम कक्षक इलेक्ट्रॉन की ओर चलते हैं, वैसे वैसे आपका क्या होते जाता है, ऊर्जा बढ़ते जाता है। अगर इन कक्षकों में या इन कक्षकों को इस प्रकार से, अगर इन कक्षक को कक्षक के हिसाब से देखें तो एस, उसके बाद P, उसके बाद D, उसके बाद क्या होता है, हमारा F होता है। तो एस कक्षक जो होता है, इनकी ऊर्जा क्या होता है, आपका देखा जाए तो कम, इनकी ऊर्जा उससे ज़्यादा, इनकी ऊर्जा उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसका होता है, हमारा एफ कक्षक का क्या होता है, पाया जाता है। क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जैसे जैसे हम एस कक्षक से एफ कक्षक की ओर बढ़ते हैं, वैसा वैसा ऊर्जा क्या होते जाता है, आपको बढ़ते जाता है, जिसकी चर्चा हम इससे पहले भी क्लास में क्या कर चुके हैं। तो ये तो हो गया हमारा परमाणु कक्षक से ऊर्जा से रिलेटेड कुछ बातें। अब हम थोड़ा सा इसमें बात करते हैं, एक परिरक्षण प्रभाव होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा क्या करते हैं भाई, चर्चा करते हैं। किसके बारे में हम लोग, परिरक्षण प्रभाव होता है, इससे थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। परिरक्षण प्रभाव, ठीक है, परिरक्षण प्रभाव ये हमको देखना है। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, ये आपका आगे बहुत काम आने वाला है। तो ये हम लोग देखते हैं, इसको शील्डिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, शील्डिंग इफेक्ट कहा जाता है अंग्रेजी में, है ना भाई। तो ये हम लोग लिख देते हैं, सील, है ना, डिंग, शील्डिंग हम देखने वाले हैं, इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर क्या होता है, हमारा ये हमारा नाभिक है, और ये इस प्रकार से क्या किया जाता है, आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब ये देखो, ये वाला अंतिम कक्षक का इलेक्ट्रॉन होता है। अब उससे पहले वाला भी कक्षक में क्या होता है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता है भाई। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हमारा जो शील्डिंग प्रभाव होता है, अर्थात परिरक्षण प्रभाव होता है, ये होता क्या है, ये हमारा क्या होता है, अंतिम कक्षक इलेक्ट्रॉन होता है। और ये क्या होता है, हमारा आंतरिक कक्षक है। ये वाला कौन सा कक्षक होता है, हमारा आंतरिक कक्षक होता है, ठीक है। ये आंतरिक कक्षक का इलेक्ट्रॉन होता है। और ये क्या होता है, हमारा बाह्य कक्षक का इलेक्ट्रॉन होता है। तो बाह्य कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। और जानते हो, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस चार्ज है, मतलब एक दूसरे को क्या करता है, ये रिपल करता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो परमाणु कक्षक होता है, उसमें आंतरिक कक्षक में उपस्थित, परमाणु कक्षक के जो आंतरिक कक्षा है, उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, जिससे इस इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रति आकर्षण क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। तो आंतरिक कक्षक के द्वारा बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉनों पर जो
प्रतिकर्षण प्रभाव क्या करता है, डालता है, जिससे बाह्य कक्षक के नाभिक के प्रति जो क्या होता है, जो आकर्षण होता है वो कम हो जाता है। यही प्रभाव आपका क्या कहलाता है, आपका परिरक्षण प्रभाव कहलाता है या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो थोड़ा सा हम इसकी क्या करते हैं, बात करते हैं। परमाणु में, किसमें भाई, परमाणु में आंतरिक कक्षक में उपस्थित आंतरिक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा है ना, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाह्यतम कोश में, ठीक है, बाह्यतम कोश में बाह्यतम कोश में क्या भाई हमारा उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर या इलेक्ट्रॉन पर, है ना, या इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण करता है ना, प्रतिकर्षण करता है, जिससे बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के प्रति आकर्षण कम हो जाता है। नाभिक है ना, के प्रति आकर्षण क्या हो जाता है भाई हमारा, कम हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि परमाणु कक्षक की जो क्या होता है, जो आंतरिक कक्षक में उपस्थित जो भी इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन, या देखो लिख दिए हैं, परमाणु में आंतरिक कक्षक में उपस्थित जो क्या होता है हमारा भाई, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या करता है, वो प्रतिकर्षण करता है, मतलब इसको धकेलता है, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, है ना, ये धकेलता है, जिससे इस इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रति आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही क्या कहलाता है, हमारा परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। परिरक्षण प्रभाव कहलाता है ना। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है भाई, प्रभाव कहलाता है, ये परिरक्षण प्रभाव है। और इस इलेक्ट्रॉन का नाभिक के साथ वास्तविक जो क्या होता है, आकर्षण होता है, वह उसका आपका क्या कहलाता है, हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, है ना। तो प्रभावी हमको थोड़ा सा क्या देखना है, नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है भाई, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश मतलब बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के प्रति वास्तविक जो आकर्षण होता है वो क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। तो लिख सकते हैं, बाह्यतम कोश पर या कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के साथ वास्तविक आकर्षण क्या कहलाता है, हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। अर्थात इस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के प्रति जो वास्तविक आकर्षण होता है, जितना होना चाहिए, वो उसका क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। लेकिन ये प्रभावी नाभिकीय आवेश इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। किसके वजह से, ये जो हमारा शील्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन है वो अंतिम कक्षक के जो भी इसके प्रति जो आकर्षण क्या होता है,
होता है उसको ये क्या करता है, कम करता है। मतलब यहाँ पर एक जो है लिखा जा सकता है क्या, यहाँ पर जैसे हमारा क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है, मतलब होता है हमारा परिरक्षण जो प्रभाव होता है, परिरक्षण जो हमारा क्या है भाई, प्रभाव है, ये परिरक्षण प्रभाव ये होता है हमारा इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है हमारा, ये होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश का। प्रभावी किसका होता है भाई, नाभिकीय आवेश का। नाभिकीय आवेश का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा नाभिक के प्रति आकर्षण इसका क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, और उस स्थिति में हमारा जो है परमाणु आकार क्या करते जाएगा, बढ़ते जाएगा। परमाणु आकार क्या होगा भाई हमारा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है भाई, हमारा आकर्षण कम होगा तो परमाणु आकार क्या होगा, बढ़ेगा। तो परमाणु क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पर आकार लिख देता हूँ। तो ये जो पॉइंट है ये इधर से क्या होता है, प्राप्त होता है। जैसे जैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की जो है प्रतिकर्षण बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा। मतलब इसका इस इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण कम होगा, और जैसे कम होगा ये एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे और परमाणु आकार क्या होते जाएगा, उसी हिसाब से बढ़ते जाएगा। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव को, प्रभावी नाभिकीय आवेश को हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो आंतरिक कक्षक में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है वो बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है, प्रतिकर्षण प्रभाव डालता है, जिससे इस इलेक्ट्रॉन का नाभिक के प्रति क्या हो जाता है, आकर्षण कम हो जाता है, वही परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। और बाह्यतम कोश के जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसका नाभिक के प्रति जो भी आकर्षण होता है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है वो परिरक्षण प्रभाव की वजह से क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखेंगे। हाँ, एक चीज़ और है कि जैसे ये हमारा क्या होता है, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है ना, और ये क्या होता है, आंतरिक कक्षक का इलेक्ट्रॉन है। तो अंतिम कक्षक का इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रति जो है, जो आपका परिरक्षण प्रभाव शो करेगा वो यहाँ पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के आधार पर होगा। मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है तो उस स्थिति में इसका परिरक्षण प्रभाव क्या होगा, आपका कम होगा। मतलब जितना ज़्यादा इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ते जाएगा। ये भी आपको ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन है तो परिरक्षण प्रभाव कम होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो परिरक्षण प्रभाव और ज़्यादा होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है भाई, आपको बहुत ध्यान में रखना है। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट की ओर क्या करते हैं, चलते हैं, और थोड़ा सा कक्षाओं में किस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन भरा जाता है उसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। चलिए आगे हमारा दिया गया है, आगे हम लोग को पढ़ना है जो है एक आपका सिद्धांत है, एक नियम है, अबाउ सिद्धांत बोल सकते हैं, अबाउ नियम बोल सकते हैं। इसके पास हम थोड़ा सा क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, अफबाउ सिद्धांत। ये थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। अफबाउ सिद्धांत क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के भरने की स्थिति को क्या करता है, शो करता है। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है भाई। ठीक है, तो क्या है हमारा अफबाउ रूल्स है, ये अफबाउ सिद्धांत है, इसको हमको देखना है। अफबाउ एक देखें तो साइंटिस्ट का नाम नहीं है, अफबाउ एक जर्मन वर्ड है भाई। अफबाउ क्या है कि जर्मन वर्ड है, शब्द है। अफबाउ एक क्या है, एक जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द है। ये जो अफबाउ होता है एक जर्मन शब्द है, और ये अफबाउ जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो भी हमारे क्या होते हैं, जो कक्षक होते हैं, उन कक्षकों में बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, भरा जाता है। तो अफबाउ सिद्धांत क्या बोलता है भाई, बढ़ते हुए किसी कक्षा में, किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर क्या होता है, भरा जाता है। तो लिख सकते हैं परमाणु में, परमाणु कक्षक में, परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन है ना, बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर है ना, परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर भरते हैं। ये इसका छोटा सा क्या है, हमारा परिभाषा है कि परमाणु कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में भरते हैं। अर्थात यहाँ पर बोल सकते हैं कि निम्न जो ऊर्जा स्तर होता है, निम्न हमारा क्या है, जो
ऊर्जा स्तर है, उस ऊर्जा स्तर में निम्न हमारा क्या है भाई, ऊर्जा स्तर है। तो इस निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, फिर धीरे धीरे कहाँ जाएगा वह, उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाएगा। ऐसा किनका कहना है भाई हमारा, ऐसा कहना है हमारा जो है अबाउ सिद्धांत का। तो यहाँ पर अबाउ सिद्धांत आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो भी परमाणु कक्षक होता है उन परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम होता है वो बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर भरा जाता है। मतलब पहले हमारा देखेंगे तो किस में भरेगा, हमारेगा एस कक्षक में भरेगा, फिर किस में भरेगा, पी कक्षक में भरेगा, फिर किस में भरेगा, डी कक्षक में भरेगा, और लास्ट किस में भरेगा, हमारा एफ कक्षक में भरेगा। क्यों, क्योंकि इसकी ऊर्जा क्या है, हमारा कम है, इसकी ऊर्जा कम ऊर्जा है, और एफ की ऊर्जा क्या है, हमारा अधिक है, तो अधिक ऊर्जा। तो इसी को उन्होंने बताया कि जो भी हमारी कक्षा है, परमाणु कक्षक है, उसमें इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम होता है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होता है। तो वही आपका क्या कहलाता है, अबाउ सिद्धांत कहलाता है, अबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है भाई अबाउ सिद्धांत क्या है, आप समझाइए इस प्रकार से। ठीक है, तो आप बताना कि जो भी परमाणु कक्षक होता है, इस परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो होता है जब उसको भरा जाता है तो वो बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर भरा जाता है। मतलब ये होता है कि पहले निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर उच्च ऊर्जा स्तर वाले जो परमाणु कक्षक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे परमाणु कक्षक यहाँ पर एस, पी, डी और क्या दिया है, एफ दिया है, जिसमें सबसे कम ऊर्जा होता है एस का और जो है सबसे अधिक ऊर्जा होता है एफ का। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा भाई, हमारा वो इलेक्ट्रॉन भरता है पहले आपका इस कक्षक में। ठीक है, और इसके लिए यहाँ पर एक क्या दिया है, सिंपल सा आपका एक फार्मूला बोल सकते हैं जो कि बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में है, उसके आधार पर इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, भरा जाता है। तो उसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, देखते हैं। इसमें होता है पहला हमारा होता है 1s, ठीक है, ये होता है 1s। इसके बाद क्या होता है हमारा, ये होता है आपका 2s, इसके बाद क्या होता है आपका 2p। इसी प्रकार है ना, थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको यहाँ पर छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कितना होता है भाई हमारा, पहले होता है 1s, फिर कितना होता है हमारा 2s, एंड यहाँ पर होता है आपका 2p। यहाँ पर क्या होता है भाई हमारा 3s, है ना, ये क्या होता है हमारा 3s। यहाँ पर क्या होता है हमारा 3p, और इसी में एक कक्षा होता है हमारा 3d। यहाँ आगे चले जाएंगे तो ये होता है आपका 4s, ये होता है आपका 4p, और ये क्या होता है आपका 4d। ये क्या होता है हमारा 4d। ठीक है, ये 4d हो गया, और इसी में क्या होता है एक तो 4f भी होता है भाई, तो ये 4f। ठीक है, आगे हम चलेंगे तो ये क्या होता है हमारा 5s, ठीक है, फिर 5p, फिर क्या होता है हमारा 5d, और एक तो होता है हमारा 5f। ठीक है, ये हमारा कक्षक है। अगर हम जो है आगे चलें तो ये होता है 6s, इस प्रकार से क्या होता है हमारा 6p, ये क्या होता है हमारा 6p, ये कितना होता है हमारा 7 या 6d, ये हो गया 6d, और लास्ट होता है हमारा 7s, और एक होता है हमारा 7p। लगभग इतना में काम हमारा चल जाता है भाई। अब यहाँ पर ये कैसे होता है हम देखते हैं इसको थोड़ा सा। अब यहाँ पर ये इस प्रकार से तो है तीर के रूप में दिखाते हैं इसको, फिर यहाँ से तीर दिखाते हैं, यहाँ से जो तीर होता है वो यहाँ से इस प्रकार से जुड़ा रहता है, यहाँ की तीर जो है इससे, और ये आगे इस प्रकार से जुड़ा रहता है, और यहाँ से तीर यहाँ और यहाँ और यहाँ जुड़ा रहता है, ये तीर हो गया। ये वाला तीर जो होता है इससे, इससे और ये इससे जुड़ा रहता है, और ये वाला जो तीर है वो इससे, इससे, इससे और ये इससे जुड़ा रहता है, और लास्ट वाला जो तीर है वो केवल ये दो ही से, यहाँ से इस प्रकार से जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से इसका क्या बनता है हमारा एक ऊर्जा स्तर क्या होता है, बनता है या पाया जाता है। ये हमारा ऊर्जा स्तर है, और इसी ऊर्जा स्तर के आधार पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, भरा जाता है भाई। पहले किस में भरेगा, वो 1s में भरेगा, फिर किस में भरेगा 2s में। तीर का मतलब ये है कि ऐसा घूम रहा है, ठीक है, ऐसा, ये इस टाइप का घूम रहा है। ठीक है भाई, मतलब पहले इधर से इधर, मतलब ये तीर है, उसके बाद तीर यूँ घूम गया ऐसा यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में क्या करना है, रखना है, उसका मतलब यही है भाई। ठीक है, ये तो यहाँ पर पहले किस में भरेगा 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p,
4s, फिर 3d, 4f, 5f, 5s, उसके बाद 4d, 5p, 6 के बाद इसमें 4f में इस प्रकार से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन क्रमशः क्या होता है, भरा जाता है। तो इसको आपको क्या करना है भाई, ध्यान में रखना है, देखना है कि क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो इसको प्रकार से देख सकते हो, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, है ना। ये देखो पहले 1s में भरेगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, 3d के बाद 4p, फिर 5s। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, भरा जाता है। और यही हमारा कौन सा रूल कहलाता है भाई, हमारा अबाउ रूल कहलाता है। ठीक है, अबाउ नियम कहलाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम में भरा जाता है। एक चीज़ आपको ये भी याद रखना है कि किस में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है, वो तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, एक बार और बता चुके हैं, और एक बार और बता देते हैं। एस, पी, डी और ये हमारा क्या होता है, एफ। आप जो है एस कक्षक में, चाहे वो कोई भी एस कक्षा हो, कोई भी एस कक्षा हो, चाहे वो 7s हो, 6s हो, जो भी एस हो, आपको पता है एस कक्षक में अधिकतम, है ना, 2 ही इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है भाई। हम लोग जब उस समय 2l+1 नियम से निकाले थे, तो वहाँ से हमको पता चला था कि एस कक्षक में केवल और केवल कितना भर सकते हैं, 2 ही भर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम हो सकता है। पी जो होता है, पी में आप जो है 6 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं, केवल 6 भर सकते हैं, 6 से कम भर सकते हैं। डी में 10 से कम भर सकते हैं, 10 तक भर सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं भर सकते। और एफ कक्षक होता है, उसमें 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं, 14 से कम, है ना, भर सकते हैं, 14 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक बोल दिया है कि आपको क्या करना है, और ये सब जो बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की संख्या, जैसे हमको सोडियम का निकालना है, किसका निकालना है, सोडियम का। यहाँ पर आपको बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर में कैसे भरा जाता है उसको देखना है। ठीक है, तो ये हो गया सोडियम। ठीक, सोडियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब इसका देखें तो हमारे पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 8 और कितना होता है हमारा 1 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम किस में जाएंगे भरते हुए, तो 1s में, ये हो जाता है 1s। कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं s में, 2। उसके बाद किस में जाएंगे, 2s में। ठीक है, तो ये हो जाता है 2s, तो ये 2s कर दिए। फिर किस में जाएंगे, 2p में, तो 2p और 2s एक ही घर का है, तो ये हो जाता है 2p में कितना होता है हमारा, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन। जितना भरता है उसको भरते जाए ना, शुरू में स्टार्टिंग में जितना आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसको पूरा पूरा देते जाए। और उसके बाद हम किसके जाते हैं, 3s। तो 3s में अब देखो गिन लो पहले, 2 2 4 और 4 और 6 कितना हो गया, 10। एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ना, जिसको हम क्या करते हैं, एस कक्षक में दे देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर इसको भर दिया जाता है। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। एक चीज़ और याद रखेंगे, ऐसा नहीं है आपके पास जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको पहले वाले जितने भी आपका कक्षा मिलेंगे उसमें जितना इलेक्ट्रॉन आता है उतना उतना आपको देते हुए चलना है। जैसे एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन आता है उसको पूरा दे दो, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ना। एस में अभी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, दे दो। पी के 6 होता है, पूरा दे दो। अब हमारे पास 1 बचा है, एस को चाहिए था 2 बट 1 बचा है तो हम उसको 1 दे देते हैं। तो आपको इस प्रकार से भरते जाना है, यही आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है भाई। तो इस तरीक़ा से हम बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं।